हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप डूइंग गुड। तो मेरा नाम है सौरभ झा और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल स्टडी मंत्रा। तो जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि धमाकेदार 20। तो क्या है ये धमाकेदार 20? तो धमाकेदार 20 आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम फिजिक्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज होगा वो हमारे एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए और एमएनएस एस्पिरेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो इस सीरीज का मैं एक नाम देना चाहूंगा जिसको मैं कहूंगा डोंट स्किप एंड मस्ट वॉच सेशन। ठीक, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और हो सके तो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन में जो एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसमें उसके ऑप्शंस को लेकर भी हमने बात की है। ठीक है, कैसे इसका ये ऑप्शन हुआ थोड़ा डिटेल में बताया गया है। ठीक, तो अगर मैं कहूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अभी मैंने बात की है, तो अगर मैं कहूँ कि यूपीएससी जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो क्या कहोगे? क्या ये सच में रिपीट करता है? क्या बात कर रहे हो यार, बिल्कुल करता है। तो अगर मैं कहूँ इसका आंसर है हाँ, वो बिल्कुल करता है, पर वो क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करता है दोस्तों। वो क्वेश्चंस को नहीं रिपीट करता है, वो करता है थीम्स को रिपीट करता है, वो थीम्स को। ठीक है, तो हमें, क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर क्यों लगा रहे हैं। किसी ने कहा आओ यार चलते हैं, कल से हम लोग मॉक दे रहे हैं, आओ मॉक करते हैं। हाँ, तो झुंड में चले गए, मॉक लगाने चले गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं। पर हमको ये बात ध्यान रखनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते वक्त हमको उस क्वेश्चंस के, जैसे मैंने दो ईयर के पेपर लगाए, तो मुझे ये ध्यान में रखना है कि यूपीएससी ने क्या थीम को चूज कर रखा है। हमें उस थीम को पकड़ के चलना है, हमें उस थीम को मिस नहीं करना है, हमें क्वेश्चंस को नहीं देखना है। ठीक है, कि अगर ये जैसे रेजिस्टेंस का इस बार क्वेश्चन आया फिजिक्स में, तो जरूरी नहीं कि वो रेजिस्टेंस का ही क्वेश्चन देगा, हो सकता है वो कैपेसिटेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन दे दे। तो हमें उस चैप्टर की थीम को पकड़ना है। ठीक, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस धमाकेदार 20 के सीरीज को। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन बोलूंगा और ऑप्शन में लिखूंगा और डिस्कस करेंगे क्यों इसका ये आंसर हुआ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इफ टू पर्सन टॉक एट द सरफेस ऑफ मून देन, अगर दो लोग मून के सरफेस पे बात करते हैं तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है नॉट हियर द साउंड, सेकेंड ऑप्शन है दे विल हेयर द साउंड ऑफ ईच अदर with no time। तीसरा ऑप्शन है hear the sound of each other in more time। चौथा ऑप्शन है hear the same sound again and again। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि अगर दो लोग मून के सरफेस के ऊपर बात कर रहे हैं तो क्या होगा? क्या वो साउंड सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। नॉट हियर द साउंड, क्या वो बिल्कुल साउंड नहीं सुनेंगे? सुनेंगे तो हो सकता है कि टाइम लैग बिल्कुल ना हो। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगे सुनने में। चौथा ऑप्शन है कि वो सेम साउंड को दोबारा दोबारा रिपीटेडली सुनते रहेंगे। तो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हमको इसके थीम को पकड़ना है। यहाँ पे आया है साउंड, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये साउंड क्या है। ठीक है, साउंड जो है, साउंड बेसिकली क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव है, हम जानते हैं साउंड एक मैकेनिकल वेव है। और साउंड की दूसरी प्रॉपर्टी से हमें इसका आंसर मिलेगा कि हमें पता है कि साउंड नीड्स सम मीडियम टू ट्रैवल। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत जरूर होती है। बिना मीडियम के साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो मून पे ऊपर बात करते हैं मून की। मून पे नो एटमॉस्फेयर, मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। ठीक, तो मून पे अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई गैसेस नहीं होंगे, कोई एयर मॉलिक्यूल नहीं होगा। एयर मॉलिक्यूल नहीं होगा इसका मतलब कोई मीडियम नहीं है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के साउंड को सुन ही नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, नॉट हियर द साउंड ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग
आर डिराइव्ड यूनिट। 4 ऑप्शन है अपने पास। पहला ऑप्शन है मास, दूसरा ऑप्शन है लेंथ, तीसरा ऑप्शन है टाइम एंड द लास्ट वन इज वेलोसिटी। बोला गया है कौन सा डिराइव्ड यूनिट है इसमें से। तो देखो जब यूनिट की बात आती है तो यूनिट 2 तरीके की होती है। सबसे पहले होता है अपना फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी यूनिट होती है डिराइव्ड यूनिट। तो बेसिकली 3 फंडामेंटल यूनिट है अपने पास। कौन से हैं वो? मास, लेंथ और टाइम। मास एमएलटी को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, और जितने यूनिट हैं दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज यूनिट आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट। तो वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी देखो एमएलटी तो हो गया आपका ये फंडामेंटल यूनिट, ये तीनों तो कैंसिल ही हो गए, तो लास्ट आंसर अपने आप वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी जैसे मैं कहूं वेलोसिटी होता है मीटर, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन क्या हो गया? मीटर का हो गया एल, और ये हो गया t-1। तो जितने यूनिट, जितने फिजिकल क्वांटिटी दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज फंडामेंटल यूनिट्स आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो आंसर अपना मिल गया है। क्या है डिराइव्ड यूनिट इसमें से? वेलोसिटी। ठीक, थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि जेट इंजन का प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जेट इंजन? क्या है? ऑप्शन है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तीसरा ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और लास्ट ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, जेट इंजन का प्रिंसिपल क्या है? तो ये जो प्रिंसिपल है ये बेस्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, अब इस थीम को उठा के हम प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं कहूं कि गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर? तो क्या होता है गैल्वेनोमीटर? हमको पता है कि रेक्टेंगुलर कॉइल होती है PQRS। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि अ करंट कैरिंग कॉइल in magnetic field experiences a torque। एक करंट कैरिंग कॉइल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करता है? एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अगर मैं कहूं आपको एसी जनरेटर क्या आप प्रिंसिपल बताओ, तो एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI, इंस्टॉलमेंट वाला EMI नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, ये थीम के ऊपर अगर मैं कहूं, इस पे और क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है कि रेक्टिफायर क्या काम करता है? वर्क ऑफ रेक्टिफायर। तो देखो रेक्टिफायर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स AC टू DC। ये ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में प्रोड्यूस करता है। सिंपली दूसरा जैसे हो सकता है कि एम्पलीफायर क्या काम करता है? वर्ड से क्लियर हो रहा है, एम्पलीफाई करेगा। तो किसको एम्पलीफाई करेगा? ये इनपुट सिग्नल को, ठीक है, लो इनपुट सिग्नल को हाई इनपुट आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो लो इनपुट को कन्वर्ट करता है हाई आउटपुट में। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि AC को DC तो कन्वर्ट करने वाला हमको डिवाइस पता है, क्या है डिवाइस? रेक्टिफायर। तो DC टू AC भी तो प्रोड्यूस करता होगा कोई, उसका नाम क्या है? वो डिवाइस हमारे घरों में लगी रहती है, ज्यादातर सबके घरों में होती है। जब लाइट चली जाती है तो इट वर्क्स ऑन, ये वर्क करता है। तो उस डिवाइस का क्या नाम है? इन्वर्टर। तो इन्वर्टर का काम क्या है? DC टू AC। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमने कुछ प्रिंसिपल वाले एग्जांपल पढ़े,
और कुछ के वर्किंग पढ़ी कि वो क्या किस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अपना कि आप डायमेंशन बताओ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की बच्चों डायमेंशन क्या होती है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, जब भी एक क्वेश्चन फिक्स समझ लो डायमेंशन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन में हमको कोई भी रटने की जरूरत नहीं है। डायमेंशन के लिए मैं अगर एक शॉर्टकट बताऊं आपको, तो आपको डायमेंशन के लिए कुछ नहीं याद रखना है, बस आपको उसकी एसआई यूनिट याद रखनी है। बस हमको डायमेंशन रटना नहीं है, हमको एसआई यूनिट याद रखना है। हम एसआई यूनिट की मदद से डायमेंशन को डिफाइन करेंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। अब एंगुलर जब भी हम जाते हैं, एक्सेलरेशन अगर हमने पढ़ा है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हेनेवर वी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। जब भी हम स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो उस टाइम पे जो अपनी वेलोसिटी होती है वो v होती है, ठीक। एक्सेलरेशन जो होता है a होता है। इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक। जब भी हम सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, व्हेनेवर वी मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट और सर्कुलर मोशन, तो उस टाइम पे जो अपनी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी को हम कहते हैं ओमेगा, दैट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज थीटा, एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज अल्फा, ठीक है। तो अल्फा है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब सबसे पहले हमें अगर एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, अब वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, थीटा। हमको पता है कि जो एंगल है, एंगल क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। भले ही उसकी यूनिट होती है रेडियन होती है, माना में रेडियन होती है, रेडियन अपॉन सेकेंड होगी, पर रेडियन जो होता है एक कांस्टेंट एंगल होता है जिसकी वैल्यू होती है 57.25 डिग्री, ठीक है। तो ये डायमेंशन लॉस हो गया, मतलब ये हो गया 1 अपॉन सेकेंड का डायमेंशन होता है t, यानी इसका आ गया t-1। क्लियर। अल्फा में जाते हैं, अल्फा होता है, अल्फा की डायमेंशन क्या होगी, m0 l0 t-1 अपॉन ये है टाइम, ये हो गया t, 1 है यहाँ, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा ये m0 l0 t-2। तो यही है एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन। आई होप क्लियर हो गया सबको। तो इसी थीम के ऊपर मैं कुछ पार्ट में मैंने डायमेंशन को डिवाइड किया है। जैसे मैं बात करूं फोर्स की, मैं अगर कहूं थ्रस्ट हो गया अपना, उसके बाद मैं कहूं टेंशन हो गई, ठीक है। इस सब का एक कॉमन डायमेंशन होता है। सबसे पहले इन सब की एक कॉमन यूनिट होती है जो होता है न्यूटन। तो इनका एक कॉमन डायमेंशन होता है, वो होता है न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mlt-2। तो इन सब का एक ही कॉमन डायमेंशन होता है mlt-2, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वर्क हो गया और जितनी भी तरीके की एनर्जी हो गई, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, व्हाटएवर, काइनेटिक, प्रेशर, पोटेंशियल, व्हाटएवर एनर्जी, उन सब का क्या हो जाएगा डायमेंशन, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, इन सब का ऐसा यूनिट होता है जूल, और इन सब का डायमेंशन होता है आपका m1l2t-2, ठीक है। जैसे कुछ क्वांटिटी होते हैं, मैग्निफिकेशन जैसे हो गया, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, एंगल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया, रेडियन हो गया, ये सारे डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट 30 मीटर वेवलेंथ। 30 मीटर क्या दे रखी है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा।
तो अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट 30 मीटर वेवलेंथ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रॉडकास्ट इज, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहा है, वो भी एक रेंज में दे रखा है, उसने एक रेंज दे रखी है, क्या रेंज होगी उस फ्रीक्वेंसी की, कह रहा है पहला ऑप्शन है 10 की पावर 5 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 10 की पावर 6 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 10 की पावर 9 हर्ट्ज एंड द लास्ट ऑप्शन इज 10 की पावर 7 हर्ट्ज। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला देखेंगे। देखो हमको लैम्डा की वैल्यू पता है, हमको पता है कि म्यू इक्वल टू होता है c बाय लैम्डा, वेयर c रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और लैम्डा हो गया अपना वेवलेंथ। हमको यहाँ पे लैम्डा पता है, c की वैल्यू हमको पता है कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, निकाल लेते हैं। ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा की वैल्यू है 30, एक जीरो से इसकी एक पावर चली गई, 3 से 3 चला गया तो कितना आ गया 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 इज द राइट आंसर। हो गया क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि द एटम, द एटीएम, द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू अर्थ, जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है, किसकी वजह से, बाय, ऑप्शन है आपके पास, सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेविटी, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास क्लाउड्स, थर्ड ऑप्शन है विंड्स और द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन है द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू अर्थ बाय व्हाट, ये चार ऑप्शन है, किसमें किससे हेल्ड हुआ होगा एटमॉस्फेयर, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटी एक ऐसी चीज है दैट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, ठीक है, तो आंसर इज ग्रेविटी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरे, एक्सरे डिस्कवर्ड बाय, एक्सरे को किसने डिस्कवर किया है। अब अगर एक्सरे आई गई है तो इसकी एक छोटी सी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो एक्सरे जो होता है उसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, और ये एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो दैट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, ठीक है, इसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है एंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। तो एक्सरे को किसने डिस्कवर किया है, इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉन्टिगन, क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डायग्रामेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास हैं 25 ओम, सेकेंड ऑप्शन इज 2.5 ओम, थर्ड ऑप्शन इज 10 ओम एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 13.3 ओम, ठीक है। तो क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले देखो ये जो लाइनें दे रखी हैं ये कोई ऐसे फालतू की लाइनें नहीं दे रखी हैं कि हमने सोचा अरे यार ये तो कुछ है नहीं, फर्जी है, 10 + 10 + 5 किया, सीरीज में लाइन में देखी 10 + 10 + 5 25 आ रहा है, ऑप्शन ए मार दिया, हाँ बस हो गया, करके आगे बढ़िया। पर ये हो जाएगा गलत, क्यों गलत हो जाएगा, तो देखो यहाँ से हमको मान लो अगर मैंने इसको सर्किट से, इमेजिनरी सर्किट से अगर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो अगर मैंने इसको इमेजिनरी सर्किट से कनेक्ट किया है तो करंट जो होगा, जैसे मान लो यहाँ से इसको रास्ता मिला तो यहाँ पे करंट जो है इसकी दो पाथ हो जाती है। तो बस सबसे इंपॉर्टेंट क्लू ही आपको मिलता है कि कोई भी सर्किट अगर सीरीज में होती है दैट मींस करंट उसमें सेम होगा, क्यों, क्योंकि उसके पास एक ही रास्ता होगा, ठीक है। यहाँ पे करंट के पास दो पाथ है, इसका मतलब दिस सर्किट इज इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या हो सकता है,
ये है 10 ओम, ये 10 ओम, ये 5 ओम। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 10 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कितना आ गया एलसीएम, 10 आ गया, 1 1 प्लस 2 कितना हो गया, 4/10। But we have to calculate the value of Rp. Rp is the equivalent resistance in parallel, not 1/Rp. तो Rp की वैल्यू क्या हो गई, 10/4, यानी Rp कितना आ गया, 2.5 ohm. So the correct option is B, 2.5 ohm, right? So बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 9th क्वेश्चन कह रहा है कि if two bulbs of 25 watt, दो बल्ब दे रखे हैं, एक है 25 watt, एक है 100 watt, ठीक है, दोनों के ऊपर, दोनों की जो रेटिंग है, रेटेड एट 220 वोल्ट, क्लियर, आर कनेक्टेड इन सीरीज, बोथ द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 440 वोल्ट पावर सप्लाई, ठीक है, सप्लाई कितने की दी गई है, 440 वोल्ट की दी गई है सप्लाई, ठीक है। तो ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन है आपके पास कि 100 watt bulb fuses, सेकेंड ऑप्शन है 25 watt bulb fuses, थर्ड ऑप्शन इज both fuses, and the last option is no bulb fuse, कोई बल्ब फ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं, हमको पता है एक फॉर्मूला की जो पावर होती है वो होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, क्यों, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये लिख सकता हूं कि R1/R2 की वैल्यू हो जाएगी, P1/P2 नहीं होगा, वो हो जाएगा P2/P1, ठीक है। अब हमको पावर ऑफ सेकेंड बल्ब पता है, यानी ये हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंड बल्ब कितना है 100/25, यानी आया 4, यानी मैं कह सकता हूँ R1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R2, ठीक। अब बाय ओम्स लॉ मेरे को ये भी पता है कि भाई V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, इसका मतलब कि V1/V2 जो होगा R1/R2 होगा, क्लियर। तो V1 जो होगा सिमिलरली R1 की वैल्यू में यहाँ रखूंगा 4 टाइम्स ऑफ R2/R2, R2 कैंसिल, यानी V1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V2, ठीक। हमको पावर सप्लाई दे रखी 440 वोल्ट की, यानी V1 प्लस V2। अब मैंने भी बात की सीरीज में, जब भी सर्किट सीरीज में जुड़ा होगा यानी चार्ज जो होगा, करंट जो होगा वो सेम होगा, एंड तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा पोटेंशियल, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाएंगे। क्या, अगर जैसे 100 है, 100 वोल्ट की अगर बैटरी सप्लाई दे रही है, दो रेजिस्टर लगे हैं सीरीज में, हो सकता है वो 50-50 हो सकता है 60-40 हो, तो सेम होने का मतलब ये नहीं कि 50-50 हो जाए, ठीक है। तो V1 V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 440 वोल्ट, V1 की वैल्यू मैं रखूं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो 4V2 प्लस V2 इक्वल टू 440, दैट मीन्स V2 की वैल्यू कितनी आ गई 88 वोल्ट, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 352 वोल्ट, ठीक। अब फ्यूज क्वेश्चन है, ऑप्शन जो दे रखे हैं सारे ऑप्शन है आपके फ्यूज पे। बल्ब फ्यूज कौन सा होगा, क्या 100 वाट होगा, 25 दोनों होंगे या कोई नहीं होगा। तो देखो दोनों बल्ब के ऊपर जो रेटिंग है वो 22 वोल्ट, यानी 22 वोल्ट की सप्लाई अगर आएगी तो हम सह लेंगे, बस उससे ज्यादा आया तो खत्म भाई। तो अपनी V1 जो है 25 वोल्ट वाली जो बल्ब है उसके पास जो वोल्टेज है 352 वोल्ट है, विच इज ग्रेटर देन 220 वोल्ट, तो कौन फ्यूज हो जाएगा 25 वोल्ट वाली जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाएगी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 10th क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रेसबायोपिया के बारे में बात कर रहा है। Presbyopia is caused by option 1 is elongation of eyeball, option 2 is shortened of eye lens, option C is weakening of ciliary muscles, and D is all of the above, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रेसबायोपिया आ ही गया है, तो भाई हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया को भी क्यों छोड़ा जाए।
मायोपिया और इधर है अपना हाइपरमेट्रोपिया। अब देखो जो मायोपिया होता है, मायोपिया में क्या होता है, इसको हम कहते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, इसमें क्या दिखता है, मतलब क्या नहीं देख सकते हम, वी कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें जो इमेज होती है, अगर ये डिफेक्ट, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट, दैट मीन्स द इमेज को कहाँ बनना चाहिए, रेटिना के ऊपर बनना चाहिए, बट इसमें जो इमेज होती है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो करेक्शन के लिए क्या करेंगे भाई, करेक्शन के लिए हम करेंगे एक कॉनकेव लेंस लगाएंगे, कॉनकेव लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्शन। बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की, हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं फार साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें जो इमेज बनती है वो बियॉन्ड द रेटिना बनती है। ठीक है, करेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, प्रेस बायोपिया की बात करते हैं। प्रेस बायोपिया क्या होता है, ओल्ड एज जैसे जैसे आती है वैसे वैसे ये डिफेक्ट अराइज होने लगता है। क्या होता है इस डिफेक्ट में, सिलेरी मसल जो होता है वो वीक होता है, वीक हो जाता है। तो वीक सिलेरी मसल की वजह से ये होता है। करेक्शन के लिए क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो ये देखो कॉन्वेक्स लेंस हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ भी यूज कर रहे हैं। तो प्रेस मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो सिमिलर होता है, पर ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको अगर प्रेस बायोपिया हो गया तो उस डिफेक्ट को प्रेस बायोपिया नहीं कहेंगे, वो हाइपरमेट्रोपिया ही होगा। प्रेस बायोपिया जो होता है ये ओल्ड एज को सिग्निफाई करता है। क्लियर। तो अभी ऑप्शन में क्या था अपना, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, शॉर्ट एंड ऑफ आई लेंस, वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल और ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हमने देखा, सिलेरी मसल के वीक होने की वजह से ये प्रेस बायोपिया डिफेक्ट होता है, अराइज होता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्क डन बाय अ फ्रिक्शनल फोर्स इज, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन होता है, क्या वो जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, थर्ड ऑप्शन है नेगेटिव और डी है ऑल। क्या होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑल और जीरो, क्या होगा बताओ। तो देखो जब भी हम मूवमेंट करते हैं, अब इसको ऐसे समझते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो कब अराइज होगा, सबसे पहले ये अराइज कब होगा, जब रिलेटिव मोशन हो रहा होगा। जब भी रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव। तो जब भी रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तब ये फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होगा। ठीक, तो क्या हो सकता है, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। जैसे W मैं जानता हूं, W इक्वल टू होता है Fs cos थीटा। तो अगर मान लीजिए सरफेस रफ है तो इफ आई एम मूविंग हेयर तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बैकवर्ड, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री, यानी W क्या हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव तो हो रहा है भाई। अब अगर मान लो स्मूथ सरफेस है, ठीक है, तो इधर मान लो इधर मैं वर्क कर रहा हूं, जा रहा हूं इधर, तो मेरे को इधर फ्रिक्शनल फोर्स भी इधर ही लगेगा, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, यानी W की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई पॉजिटिव। रिलेटिव मोशन की बात कर रहा हूं मैं, दो वेलोसिटी आएंगी, दो तरह से मोशन होगा। थर्ड अगर मैं बात करूं कि जो अपना ये रेस्ट पे है, यानी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, जीरो, तब भी वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पे जीरो। इसका मतलब वर्क डन ऑल हो सकता है, जीरो भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, तो तीनों हो सकते हैं। इसका मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a spaceship while entering the earth atmosphere is likely to catch fire. Why? पहला ऑप्शन है कि टेम्परेचर ऑफ अपर एटमॉस्फेयर इज वेरी हाई। सेकेंड ऑप्शन है स्पेसशिप एक्सपीरियंस इन एयर फ्रिक्शन। थर्ड ऑप्शन है
बोथ, एंड लास्ट ऑप्शन है नन। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन? आई रिपीट, अ स्पेसशिप व्हाइल एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर इज लाइकली टू कैच फायर। ठीक है, जब भी कोई स्पेसशिप अपने अर्थ एटमॉस्फेयर में आती है तो फायर मतलब वो फायर मतलब लग जाती है उसमें। क्यों, क्या हो सकता है? देखो, एयर अपने जब एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो वो एटम मतलब बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल के एटम है प्रेजेंट है। वो क्या होता है जब ये अंदर आती है, पहले बात तो ये खुद की वेलोसिटी है इसकी, जिससे वेलोसिटी से वो अंदर आ रही है, और भाई जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ चुकी है तो उसको नीचे खींचती है अपनी जी। जी भाई साहब कौन है? अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक ग्रेविटी खींचता है उसको अपनी नीचे की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी डबल हो जाती है एक तरीके से। तो क्या होगा, अब मैंने कहा एटम की बात कर रहा हूं, तो ये जो होता है रेजिस्टेंस अप्लाई करता है टू द स्पेसशिप। ठीक, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस, इस एयर रेजिस्टेंस की वजह से, इस एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो स्पेसशिप होगा उसमें आग लग जाती है। ठीक है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से फायर कैच होता है। क्लियर? तो स्पेसशिप एक्सपीरियंस एंड एयर फ्रिक्शन विल बी द राइट आंसर। Moving out to the next question is now coming to the 13 question। क्या कहता है? पार्सेक। पार्सेक जो है किसका मेजर है? आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं कि ब्राइटनेस, सबसे पहला ऑप्शन है ब्राइटनेस, सेकंड ऑप्शन है अपने पास डेंसिटी, थर्ड ऑप्शन है ऑर्बिटल वेलोसिटी, एंड द लास्ट वन इज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो देखो, जब पार्सेक की बात आ ही गई है तो पार्सेक जो होता है एक डिस्टेंस को मेजर करता है। व्हाट डज इट मेजर? इट मेजर्स डिस्टेंस। अब पार्सेक जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 1 पार्सेक इक्वल टू होता है आपका 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। अब डिस्टेंस को और कौन कौन सी क्वांटिटी मेजर करती है? तो डिस्टेंस को और मेजर करती है आपकी लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर में होते हैं आपके 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक और क्वांटिटी है जो आपकी डिस्टेंस को मेजर करती है, लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करती है। क्वांटिटी का नाम है एयू। एयू का मतलब हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक एयू में कितने होते हैं मीटर? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा है आपका पार्सेक। ठीक है, पार्सेक के बाद आता है आपका एलवाई, दैट मींस लाइट ईयर, एंड देन एट लास्ट एयू। ठीक, तो पार्सेक मेजर्स व्हाट? इट मेजर्स एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन 14 कह रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, N type semiconductor is obtained by when silicon is doped with। कह रहा है N type semiconductor की बात कर रहा है, और इसमें कह रहा है कि जब हम सिलिकॉन को किसके साथ डोप करें। तो पहला ऑप्शन है आपके पास Al, दूसरा ऑप्शन है Ge, तीसरा ऑप्शन है B, एंड द लास्ट इज As। Al मतलब हो गया एल्यूमिनियम, Ge मतलब जर्मेनियम, B हो गया, B का हो गया आपका बोरॉन, As हो गया आर्सेनिक। तो देखो एन टाइप में हमको ये याद रखना है कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है तभी बनता है जब हम सिलिकॉन जो होता है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमको पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से डोपिंग करना पड़ता है। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से जब हम इम्प्योरिटी वाले एटम से जब हम इसको डोप करते हैं तो ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी वाले कुछ एटम जैसे हो गया आपका, पहला एटम तो हो गया आपका आर्सेनिक, दूसरा मैंने अगर कहूं फास्फोरस, बिस्मथ, ये 3 आपके होंगे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी वाले। ठीक, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम और बोरॉन है ये है ट्राइवैलेंट। ठीक है, ये ट्राइवैलेंट है। तो जब हम पी टाइप की अगर बात करेंगे तो पी टाइप में हम सिलिकॉन को डोप करते हैं विथ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। ठीक, एक और डिफरेंस जो होता है एन टाइप पी टाइप में, पी टाइप में जो होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं होल्स होते हैं, या इसे वो कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव से हम डिनोट करते हैं होल्स को। एन टाइप में जो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको डिनोट करते हैं अपन नेगेटिव से। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? आर्सेनिक।
ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है। तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय रेसिप्रोकल ऑफ, कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल है किसकी। 15 क्वेश्चन के पे हैं। कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल है किसकी। देखो कंडक्टिविटी जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1 बाय रो। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी हम इसे कहते हैं, या इसी को हम दूसरा नाम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए इज कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी जो होगा किसका रेसिप्रोकल होगा, रेजिस्टिविटी का, ठीक है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। तो इसका आंसर क्या हो गया, स्पेसिफिक। क्वेश्चन कह रहा है कि when bus suddenly takes a turn the passenger are thrown outward, why, या because, क्यों, किसकी वजह से, रीजन क्या हो सकता है कि जब कोई स्ट्रेट लाइन बस चल रही है अचानक से जब उसने टर्न लिया तो जो पैसेंजर हैं वो बाहर की तरफ गिरते हैं, क्यों, बिकॉज पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है आप में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ड्यू टू स्पीड ऑफ द बस, ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द बस, एंड द लास्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड सी। देखो इनर्शिया क्या होता है, सबसे पहले इनर्शिया वर्ड यहाँ पे आया तो इनर्शिया को समझते हैं। इनर्शिया क्या होता है कि बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है अपने ओरिजिनल पाथ में चल रहा है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें या इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें कि एवरी ऑब्जेक्ट जो होता है, हर ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहता है अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई होगा तभी वो ऑब्जेक्ट अपना स्टेट या अपना डायरेक्शन या अपना रेस्ट वाला स्टेट जो है वो चेंज करेगा। तो अभी जो बस थी आपकी वो स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, अचानक से टर्न आया, ठीक, तो अचानक से टर्न आया तो उसने कुछ चेंजमेंट हुआ उसमें, तो उसने क्या किया, स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, अचानक से टर्न आया, ये अचानक से हम यहाँ पे घूमे तो हम बैठे हुए थे अपना, हम जो स्ट्रेट अपने बैठे हुए हैं, बस अपनी डायरेक्शन से चल रही है, जिस स्पीड से चल रही है कांस्टेंट स्पीड से हम भी चल रहे हैं क्योंकि हम बस के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बस ने अचानक से टर्न लिया तो हमारी बॉडी जो है अभी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो उसको जब तक कोई एक्सटर्नल झटका नहीं लगेगा तब तक हम मूवमेंट नहीं करेंगे। अचानक से उसको झटका लगा, हम बाहर की तरफ निकल लिए, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि अ मैन पुशेस अ वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, तो ही डज, एक बंदे ने वॉल को पुश किया बट फेल हो गया उसको धक्का देने से, तो उसने क्या किया, क्या उसने काम किया कि मतलब नो वर्क, ठीक है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है नेगेटिव वर्क, थर्ड ऑप्शन कह रहा है पॉजिटिव वर्क, एंड लास्ट ऑप्शन इज मैक्सिमम वर्क। देखो हमने एक दीवार को हम धक्का दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारे जो वेट है उससे मास से ज्यादा है, ठीक, तो क्या वो डिस्प्लेस होगा, नहीं होगा। ये जो वॉल है उसने कोई डिस्प्लेसमेंट करी, s इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट नहीं करी, तो वर्क डन क्या होगा, F डॉट S यानी Fs cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट 0 यानी वर्क डन कितना हो गया, 0, तो क्या हो गया, नो वर्क, कोई वर्क नहीं किया उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि करेक्ट रिलेशन बताओ कैपिलरी ट्यूब की, ठीक है। देखो जब कैपिलरी ट्यूब की बात करते हैं, देखो कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, एक यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म लेंथ का ये होता है, जैसे इस शेप का होता है कैपिलरी ट्यूब, जिसकी जो रेडियस होती है, ये रेडियस ये है, मतलब जिसका जो ओपनिंग होता है वो थ्रू आउट द एंड, स्टार्टिंग टू एंड तक यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट इट्स लेंथ। ऐसा नहीं कि ये ऐसे हुआ, ऐसे ये यहाँ पे इतना मोटा यहाँ पे इतना छोटा, ये नहीं, थ्रू आउट द लेंथ जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है।
तो ये हो गई कैपिलरी ट्यूब की बात। तो कैपिलरी ट्यूब में जो रिलेशन होता है वो होता है, रेडियस का जो रिलेशन होता है वो होता है 2t cos थीटा अपॉन h रो जी। तो यही ऑप्शन था, तो यही ऑप्शन हो जाएगा अपना राइट आंसर। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वाटर राइजेस इन कैपिलरी अप टू हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर तक वाटर राइज कर रहा है। इफ रेडियस ऑफ डिफरेंट कैपिलरी ट्यूब इज 1/4 ऑफ द फर्स्ट ट्यूब। कह रहा है 2 कैपिलरी ट्यूब है अपने पास, ठीक है, तो इसका अगर हाइट h1 माना तो दूसरे का हाइट मुझे h2 लेना पड़ेगा। रेडियस r1 हो जाएगा, ये दूसरा रेडियस r2 हो जाएगा। कह रहा है कि जो रेडियस है दूसरे वाले का वो जो है पहले वाले के r/4 है, तो रेडियस ऑफ r1 में अगर मैं r ले लूं दूसरे वाले का क्या हो जाएगा r/4। हमें दूसरे की हाइट निकालनी है। अभी हमने पढ़ा कि r इक्वल टू होता है 2t cos थीटा अपॉन h रो जी। यहाँ पे देखो जो t हो गया, 2 हो गया, cos थीटा हो गया, रो हो गया, g हो गया, ये सारी कांस्टेंट है। तो बचा क्या h, r और h, यानी r जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा h के। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि h1 r1 जो होगा h2 r2 के बराबर होगा। तो बाय प्लेसिंग द वैल्यूज, h1 की वैल्यू कितनी है 2, r1 की वैल्यू है r, h2 की वैल्यू कितनी है निकालनी है, r2 की वैल्यू हो गई r/4, यानी r से r कैंसिल, यानी h2 की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। यानी वाटर विल राइज इन कैपिलरी सेकंड कैपिलरी बाय 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाय फॉर्मूला था ये। तो लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, ये कह रहा है मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, इसमें 4 लॉ पूछे गए हैं, उससे अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन है उसका। जैसे पहला वेन्स लॉ के ऊपर है, स्टेफन लॉ, किरचॉफ्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ। ठीक है, तो देखो इसको डिस्कस ही कर लेते हैं भाई। वेन्स लॉ, वेन्स लॉ क्या कहता है? कहता है कि जो आपका वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके टेम्परेचर पे। ठीक, उसके बाद होता है आपका स्टेफेंस लॉ। स्टेफेंस लॉ क्या होता है? स्टेफेंस लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेफेंस लॉ कहता है कि जो रेडिएटिंग पावर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के। उसके बाद आता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है? किरचॉफ्स लॉ कहता है कि एक गुड ऑब्जर्वर जो होगा वो जो होगा इज गुड एमिटर आल्सो। ठीक है, और लास्ट है आपका न्यूटन्स लॉ। ये क्या होगा? ये कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस पे के वजह से। अगर मैं आपको न्यूटन्स लॉ का एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए आपका जैसे ठंडी में हमने गरम गरम चाय रखी, ठीक है, अब उसको मैंने छोड़ दिया तो चाय क्या गर्म ही रहेगी? जी नहीं, चाय क्या हो जाएगा? वो ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा होता है? तो ये एक एप्लीकेशन है आपका किसके ऊपर? न्यूटन्स लॉ के ऊपर। चाय का जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है? अपना टेम्परेचर लूज कर देता है विद द सराउंडिंग, तो टेम्परेचर उसका कूल हो जाता है, वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो ये है आपके कुछ बेसिक लॉ जिसके ये स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक, और जैसे अगर हम बात करूं किरचॉफ्स लॉ के ऊपर इस एप्लीकेशन की, जैसे सिल्वर सरफेस जो होता है, सिल्वर सरफेस जो होता है किरचॉफ्स लॉ के ऊपर जो एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो सिल्वर सरफेस जो होता है ये एक बैड ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, इसीलिए जब हम हॉट लिक्विड को सिल्वर फ्लास्क में या किसी फ्लास्क में डालते हैं तो जल्दी कूल नहीं होता है। क्यों? कूल तभी होगा अगर, क्योंकि हम जानते हैं हीट जो होता है, हीट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती अपने आप से। तो क्या होती है? एक्सचेंज होती है। गर्म चीज ठंडी कब होगी? जब वो उसको अपना उसका टेम्परेचर ले लेगा। ठीक है, तो ये हो गया, हमने 20 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करी फिजिक्स के, जो एमएनएस और नीट है, एमएनएस और एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट थे। तो ऐसे ही हम कल वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम और 20 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।